सूरजगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा जसवंत थी। राजा जसवंत की एक बेटी थी जिसका नाम मोहिनी था। राजा जसवंत अपनी बेटी मोहिनी से बड़ा ही प्यार करता था। राजकुमारी मोहिनी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। जब राजकुमारी युवा हुई तो राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए तो कई रिश्ते भी आ गए। अब महाराज को यह फैसला करना बड़ा ही कठिन हो गया कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए। राजा जसवंत ने इस बारे में महारानी से बात की और कहने लगे, अब महारानी, हमारे पास पड़ोस के दो राजकुमारों की रिश्ते राजकुमारी से विवाह के लिए आए हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको चुनूं, क्योंकि दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य हैं और दोनों ही राज्यों के साथ हमारे रिश्ते बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में किसी एक राजकुमार को चुनना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? महारानी बोली, महाराज, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ, परंतु सच मानिए, मुझे भी समझ में नहीं आता कि राजकुमारी का रिश्ता किस राजघराने से जोड़ा जाए। इस तरह से वह दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते रहे और अंत में वह किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे, जिससे कि इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल सका। दूसरी तरफ जो रिश्ते राजकुमारी के लिए आए थे, वह दोनों ही पड़ोस के राज्य के राजकुमारों के थे, जिनमें एक राजकुमार का नाम नरेश और दूसरे का नाम पुष्पराज था। उनमें से राजकुमार नरेश बहुत ही अक्लमंद और देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि दूसरा राजकुमार पुष्पराज था। वह ना तो नेक था, ना बहादुर और ना ही अक्लमंद था। उसने मन ही मन में योजना बना रखी थी कि राजकुमारी से वह एक बार शादी कर ले। उसके बाद वह षड्यंत्र रचकर राजा के राज सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब क्योंकि राजा और रानी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे थे और राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, तो महारानी ने राजकुमारी से राय लेना ही उचित समझा कि राजकुमारी जिसे भी चाहेगी और पसंद करेगी, उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। महारानी ने राजकुमारी मोहिनी के पास गई और उससे कहा, बेटी, जैसे कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य लड़के की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास तो पड़ोसी राज्य के राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य और सुंदर हैं, साथ ही तुमसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। मैं और तुम्हारे पिता ने काफ़ी विचार विमर्श किया। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिस भी राजकुमार को तुम चुनोगी, उसके साथ ही तुम्हारी शादी की जाएगी। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद है? राजकुमारी मोहिनी बोली, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस तरह से की है कि मैं माता पिता के निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जहाँ भी कहोगी और जिससे भी कहोगी, मैं शादी कर लूँगी। महारानी बोली, जीती रहो मेरी बेटी, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन समस्या मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों राजकुमार हमारी नज़र में बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। मोहिनी फिर वही बात कही, माँ, आप जिससे भी कहोगी मैं शादी कर लूँगी। मुझे आपका ही फैसला मंजूर होगा। महारानी ने कहा, बेटी, मैं कह तो रही हूँ कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहिनी बोली, ठीक है माँ, मैं उस राजकुमार से शादी करूँगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। महारानी बोली, अच्छा बताओ, क्या है वह शर्तें? मोहिनी बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैरकर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वह राजकुमार चावलों से भरा हुआ पूरा पतीला खा जाए।
मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वह राजकुमार सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करके दिखाए। महारानी शर्तें सुनकर हैरान रह गई और फिर मोहिनी से बोली, बेटी, इसका मतलब यह है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। किसमें इतना हिम्मत है कि वह उस तालाब में जाए? और कौन सा राजकुमार पतीला भरकर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही बड़े कोमल होते हैं, थोड़ा सा भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाता है। तो भला पतीला भरकर चावल कौन खाएगा? और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोया भागेगा? रानी की बातें सुनकर राजकुमारी अभी भी मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देखकर रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह गुस्से से कमरे से बाहर चली गई और सीधा राजा के कक्ष में गई और अपनी लाडली बेटी की शिकायत राजा से करने लगी। आपकी बेटी किसी से शादी करना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने ऐसी बेतुकी शर्त रखी है। इसके बाद रानी ने सारी बात राजा को पूरे विस्तार से बता दी। रानी की बात सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे। रानी, आप भूल गई कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्त रखी थी। बहुत सारे राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए थे, मगर उन शर्तों को हमने पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गई। उन्हें सोचकर वह मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी माँ ने मेरी शादी अपने सखी के बेटे से करवाना चाहती थी, जो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वह शर्त रखी थी। फिर भी मेरी शर्त ऐसी थी जिसमें हिम्मत और बहादुरी की ज़रूरत थी, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना, जिस शेर ने हमारे राज्य में कई इंसानों को अपना भोजन बना लिया था। दूसरी शर्त थी राज्य के जंगलों में छिपे हुए लुटेरों को गिरफ्तार करना, जिन्होंने हमारी प्रजा में बहुत ही आतंक मचा रखा था और गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। आखिरी पहाड़ों को काट कर नदी के लिए रास्ता बनाना, जिससे कि हमारे राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि आपने वह सभी शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले निकले। तब राजा ने कुछ सोचकर कहा, रानी, अगर हम वो शर्तें पूरी ना कर पाते तो हमारी शादी आपसे नहीं हो पाती। महारानी बोली, क्यों नहीं हो पाती शादी? अगर आप शर्तें पूरी नहीं भी करते तो भी मैं आपसे शादी कर लेती। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। परंतु महाराज, आज हमारे सामने जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा? पहले तो मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि हमारी बेटी की शादी किससे की जाए, लेकिन अब मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि वह अपनी बेतुकी शर्तों को छोड़ दे। राजा बोले, रानी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएगा तो राजकुमारी की शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने यह शर्त रखूंगा और कहूंगा कि जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उसी से ही मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और अपने दूतों के हाथ संदेश भिजवाकर दोनों राजकुमारों को महल में बुलवा लिया। दोनों राजकुमार अपने अपने कुछ खास नौकरों के साथ महल में हाजिर हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने महल के शाही मेहमान खाने में रुकवाया। वहां पर इन राजकुमारों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की गई, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो सके। उसी दिन शाम के समय महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले महाराज ने राजकुमार नरेश पर एक नज़र दौड़ाई। राजा को राजकुमार नरेश बहुत ही पसंद आया।
राजकुमार नरेश की कटकाठी और उसके बात करने के तरीके से राजा बहुत ही प्रभावित थे। राजा को यह भी मालूम था कि राजकुमार नरेश के पिता एक बहुत ही दयावान राजा थे, जिसकी वजह से उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। इन सब कारणों से राजा को राजकुमार नरेश बहुत ही पसंद आया। परंतु जब राजा ने राजकुमार पुष्पराज से बातचीत की तो राजा को उसकी बातचीत करने की सलीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा को वह फूटी आंख भी नहीं सुहाया। राजा समझ गया कि वह एक घमंडी और चापलूस किस्म का इंसान है। महारानी को भी राजकुमार नरेश ही बहुत पसंद आया और वह सीधा राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, राजकुमारी, मेरी बात मानो तो तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार नरेश से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो, अगर मगरमच्छ ने उसको खा लिया तो वह बहुत ही बुरा होगा। राजकुमारी मोहिनी बोली, माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ले ली तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए राजकुमार नरेश अगर मेरी शर्तें पूरा करता है तो ठीक है, वरना वह अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बड़ी ही मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ ही दूर एक जंगल में एक तालाब तक ले आई और फिर कहने लगी, यह वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? राजकुमारी का इतना ही कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार पुष्पराज ने कहा, अरे यह क्या? नहीं नहीं नहीं, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता भाई। इसके बाद जब उसने राजकुमारी की बाकी दोनों शर्तें सुनी तो कहने लगा, क्या कहा? अब भला पतीला भर के चावल कौन खा सकता है? और इसके अलावा सोता हुआ घोड़ा यह कहाँ से लेकर आऊँगा और उस पर सवारी कैसे करूँगा? वह तो सो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो चला भाई, मुझे नहीं करनी शादी वादी। तभी राजकुमार नरेश बोला, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। और फिर वह लोग महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार एक बार फिर से उस तालाब पर जा पहुंचे। राजकुमार ने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी और बड़े ही मज़े से तालाब में तैरने लगा। काफ़ी देर तक वह तालाब में रहा, परंतु इस दौरान वो मगरमच्छ कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और फिर कुछ देर के बाद राजकुमार तालाब से बाहर भी आ गया। राजकुमारी यह देखकर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी वह आदमखोर मगरमच्छ राजकुमार को खाने के लिए क्यों नहीं आया। जब राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, हाँ तो राजकुमारी जी, लीजिए, मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी और अब आप शायद यह बात सोचकर हैरान हैं कि मुझे खाने के लिए मगरमच्छ क्यों नहीं आया, है ना? तो देखिए, बात यह है कि मैंने कल रात को ही अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा सा जाल देकर उन्हें मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आने के लिए कह दिया था। बस उन्होंने ऐसा कर भी दिया। अब देखिए, इस तरह से आपकी पहली शर्त तो मैंने पूरी कर दी है। क्या है ना कि शर्त के मुताबिक मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था। यह ज़रूरी नहीं था कि वह मगरमच्छ उस समय तालाब में हो। अब क्योंकि आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। राजकुमारी मोहिनी बोली, बिल्कुल ठीक राजकुमार नरेश जी, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ।
तो राजकुमार अब पतीला भरकर चावल कब खाकर दिखाएंगे? बस अभी थोड़ी देर में ही, यह कहकर राजकुमार और राजकुमारी महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने नौकर के कान में कुछ कहा और फिर कुछ देर बाद वो नौकर वापस महल में आया। उसने राजकुमार को एक तरफ ले जाकर कुछ चीज उसे थमा दी। इतनी देर में राजा के नौकरों ने अगली शर्त को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। वह एक बहुत बड़ा पतीला में चावल लेकर वहां पर आए। इतने बड़े पतीले को देखकर महाराज के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई देने लगी कि राजकुमार यह शर्त कैसे पूरी करेगा। महाराज ने राजकुमार से कहा, क्यों राजकुमार, क्या आप खा सकेंगे इतना पतीला भरकर चावल? राजकुमार नरेश बोला, मैं एक तो क्या, 2 पतीले चावल भी भरकर खा सकता हूँ। यह कहकर राजकुमार नरेश ने अपने कपड़े में छिपा रखा एक छोटा सा पतीला निकाला, जो राजकुमार के नौकर खास तौर पर बाजार से खरीद कर लाया था। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरा और झट से खा गया। क्यों राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, लीजिए। आपके सामने ही मैंने पतीला भरकर चावल खा लिया, जैसा कि आपने कहा था शर्त में। राजा खुश होते हैं और महारानी से कहते हैं, रानी, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि यह राजकुमार सोते हुए घोड़े की भी सवारी कर ही लेगा। राजकुमार नरेश बोला, राजकुमारी जी, आपकी शर्त पतीला भर के चावल खाने की हुई थी। वह पतीला छोटा हो या बड़ा, इस बात का तो कोई जिक्र नहीं हुआ था। इस तरह से लीजिए, मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। राजकुमारी एक बार फिर से राजकुमार की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। उसी दिन शाम का समय था। राजकुमारी मोहिनी, महाराज और महारानी महल के शाही बगीचे में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से राजकुमार नरेश एक घोड़े को अपने साथ ला रहे हैं। महाराज ने तब राजकुमार से कहा, बेटा नरेश, यह घोड़ा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार नरेश बोला, महाराज, यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मैंने खास तौर पर इसे एक बहुत ही बड़े अस्तबल से खरीदा है। इसके मालिक ने बताया है कि यह बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम भी रखा है। वो घोड़ा सचमुच ही बहुत ही शानदार था। राजकुमारी को भी वह घोड़ा बहुत ही पसंद आया। उस घोड़े का रंग सफेद था और उसकी कटकाठी काफी लंबी चौड़ी थी। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार, आपने इसका क्या नाम रखा है? मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब क्योंकि यह मेरा घोड़ा है तो मैं जो भी चाहूँ इसका नाम रखूँ, मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी की जा सके। यह कहकर राजकुमार नरेश घोड़े पर सवार हो गया और फिर दौड़ता हुआ बाग का चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाकर वो उन्हीं लोगों के पास आ गया। यह सब कुछ देखकर राजा और रानी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर के बाद वह बोली, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे राजकुमार से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। इसलिए मैंने यह 3 शर्तें रखी थी कि इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान तो अवश्य ही होगा। और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा राजकुमार मिल गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों के बाद राजकुमार नरेश और राजकुमारी मोहिनी की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। वह दोनों हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।